अच्छा, आज हमने जो बात करनी है वो है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैं आपको इसलिए कराना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये एक दफा थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए हिस्ट्री के एंगल से, जब आप चीजों को देखते हैं ना, एटलीस्ट मैं ऐसे तैयारी करता था, वो इट मेक्स मोर सेंस। उसकी वजह ये होती है कि जब चीजें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं, पहली दफा उनको कुछ सोचता है, वो बड़ी रिलेटेबल होती हैं, वो बड़ी अंडरस्टैंडेबल होती हैं। अब 20th सेंचुरी में आया इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अगर आप डायरेक्ट 20th सेंचुरी में आएंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या, किस किस्म का सब्जेक्ट है, इसमें तो अजीब अजीब किस्म की बातें हैं, व्हाट डज इट इवन मीन। लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। 20th सेंचुरी में ये एकेडमिया जब से आया है, यूनिवर्सिटीज इतनी बन गई हैं, तो हर चीज जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, हर चीज बड़ी थ्योरेटिकल हो गई है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, चीजें बड़ी कॉमन सेंसिकल होनी चाहिए कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए, अगर आप उसको सही तरह समझने की कोशिश करें। एंड दे नीड टू बी वेरी इंट्यूटिव। और उसका एक तरीका ये होता है कि आप चीजों को हिस्टोरिकली देखें, उनकी डेवलपमेंट देखें, और इसलिए हम उसको देखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये आपके समझने के लिए भी जरूरी है, और ये पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हो, इस बात का क्या मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हो? इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस तो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि मतलब मुल्कों के आपस में ताल्लुकात, या डिफरेंट जो तब एम्पायर्स थी या जो भी चीजें थी उनके आपस में ताल्लुकात तो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ये होगा कि उसको स्टडी करना कब शुरू किया गया, ये एक डिफरेंट चीज है। जंगें भी हमेशा से होती आ रही हैं, जब बिल्कुल कोई एकेडमिया नहीं था, कोई पढ़ने वाला भी नहीं था, तब से भी तो ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं। तो जंगें हमेशा से हो रही हैं, पीस हमेशा से हो रही है। लेकिन एज अ सब्जेक्ट उसकी एक सर्टेन हिस्ट्री है। एज अ सब्जेक्ट से मुराद ये है कि उसको स्टडी कब करना शुरू किया, एज एज थीरी उसके बारे में बात करने की कोशिश कब से की गई, उसको सेंस बनाने की कब से कोशिश की गई। जाहिर है पहले भी लोग स्टडी करते होंगे, लेकिन उसको एक फॉर्मल तरीके से कब स्टडी करना शुरू किया, और वो डिफरेंट कौन से लोग हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंशियंट एरा से। और एंशियंट एरा जो है, हम देख लेते हैं रफली। ये डेट्स वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपके रेफरेंस के लिए जरूरी है, आपको समझने के लिए। 400 बीसी से 200 बीसी का ये एरा एक है। और इसमें जो है डिफरेंट किस्म की लोगों की जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और ये जहन में रखिएगा कि इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ये भी जहन में रखिएगा, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ये अब हम रेट्रोस्पेक्टिव में, जब पास्ट में देख के हम कह सकते हैं कि जी ये तीनों उस टाइम पे आए और ये था। लेकिन देखें, ये सारे के सारे आइसोलेटेड थे, ये डिफरेंट इनकी जगह थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे होता है। देखें, उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर इंडिया में थी। पाकफेज वाले जो हैं उनको मैंने बताया था मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बादशाह थे इंडिया के। और इनके एक जो है वो कोर्ट के मेंबर थे जिनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। और इनकी बुक आती है अर्थशास्त्र। इस बुक में ये चंद्रगुप्त मौर्य को डिफरेंट जो है वो एडवाइस दे रहे हैं कि किस तरह से मुल्क को चलाना चाहिए। आपने बड़ा फेमस एक सुना होगा, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। ये एक प्रिंसिपल ये इनका बताया हुआ है। मतलब इन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बताई बादशाह को कि आपको अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे लेकर चलें। अब उनके हालात के हिसाब से तब था, ठीक है, ये एक बुक का ही। फिर उस टाइम पे ग्रीस में, ये एक टाइम नहीं है, ये आगे पीछे होंगे, लेकिन ये एरा जो मैंने डिफाइन किया हुआ है उसके एंगल से, उस टाइम पे ग्रीस में पेलोपोनेशियन वॉर्स होती हैं। और पेलोपोनेशियन वॉर्स क्या हैं? एथेंस के बीच में है, स्पार्टा के बीच में है, ये ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उस टाइम पे। और उसमें एक एथेनियन जनरल हैं थ्यूसिडाइड्स। और थ्यूसिडाइड्स जो हैं वो एक बुक लिखते हैं कि क्यों जंग ये हुई और इसकी क्या वजूहत थी। मैं इनकी डिटेल में आता हूँ। फिर उस टाइम पे आपने एक बुक ऑफ एंड ऑन, कहीं ना कहीं उसका नाम भी सुना होगा, दैट इज द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन तजू। और सन तजू जो है वो अपनी बुक में वॉर कंडक्ट करने की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जंग को कैसे करना चाहिए। तो ये एक डिफरेंट, आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट्स आई उस टाइम पे चीजों को मेक सेंस करने की, जंग को, मुल्कों को चलाने की। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? इन सब बुक्स में एक ही चीज कॉमन है कि दे वर वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड।
and in the sense कि they gave birth to this idea of realism. अब realism उन्होंने नहीं बोला, अब ये चाणक्य ने नहीं कहा ये रियलिज्म है, थ्यूसिडाइड्स ने नहीं कहा ये रियलिज्म है, ये सन त्जू ने नहीं कहा ये रियलिज्म है, ये तो अब हमने 20th सेंचुरी में पीछे देख के इनकी किताबें पढ़ के बताया कि जी ये रियलिज्म है। रियलिज्म तो टर्म ही 20th सेंचुरी में आई है। तो वो हमने रेट्रोस्पेक्टिव में कहा कि ये सारी की सारी बुक्स में एक ही तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसका मतलब है कि ये इस पर्सपेक्टिव में, और वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उस पर आता हूँ। देखें, सबसे कॉमन सेंसिकल जो चीज सेंस बनती है ना, जो बादशाह जिस तरह से चलते हैं, वो होता है कि जी मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, प्योर सेल्फिशनेस, अपनी किंगडम को बचाना है, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना है। नाउ दिस मेक सेंस, जो हमने देखी है हिस्ट्री में, यही रूलर्स करते आए हैं, बाय फोर्स अपने एम्पायर्स को एक्सपैंड करते आए हैं, ब्रूटैलिटी को भी यूज करते आए हैं, और डिसेप्शन को भी यूज करते आए हैं। तो ये जो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये इस किस्म का है कि जी एक नेचुरली जो आप अगर बादशाह हैं या आप गवर्नर हैं या कोई भी है, जो आपकी थिंकिंग आएगी ना कि यार मैंने अपनी पावर बचाने के लिए जो होगा वो करना है, दैट इज नोन एज रियलिज्म। जो बिल्कुल आप वो करेंगे जो कर रहा होता है। तो इसीलिए सबसे डोमिनेंट एक पर्सपेक्टिव है आईआर का, बिकॉज दिस मेक्स द मोस्ट सेंस, और इसी तरीके से ज्यादा मुल्क चल रहे होते हैं। तो इन तीनों ने इसी तरह की बातें की। जैसे चाणक्य जो है वो एडवाइस क्या देते हैं कि अपने बादशाह को, मैं आता हूं प्लीज जिस पे ज्यादा कंफ्यूज ना है, ठीक है, मैं रिपीट भी करता हूँ। चाणक्य ने अपने बादशाह को क्या एडवाइस दी कि आपको अपने दुश्मन को वीक करने के लिए, आपको अपने दुश्मन को वीक करने के लिए उसके दुश्मन से दोस्ती करनी चाहिए। नाउ दिस मैक्सिम इज नोन एज माय एनिमीज, एनिमीज इज माय फ्रेंड। कि देखें, दो दुश्मन है, ठीक है, और उनके तीसरे को बैलेंस करने के लिए आप उससे दोस्ती करें। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, और ये देखें कितनी एक सेल्फिश अप्रोच है। तो ये इनकी एक एडवाइस है, ठीक है, जो उन्होंने दी। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ लोकली पीडीएम की। अब बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इस तरह से ही वजूद में आता है। बैलेंस ऑफ पावर क्या है कि मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ कि सोचें कि तीन फैमिलीज हैं जो एक गांव में रहती हैं, तीनों पावरफुल हैं। उनमें से एक फैमिली ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाती है, बाकी दोनों फैमिलीज आपस में ये डील कर लेती हैं कि हम मिल के इसको काउंटर करेंगे। नाउ दे हैव बैलेंस्ड their power against that third enemy। तो जो enemy of my enemy is my friend is that पीडीएम जो आप देख सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो क्या है कि डिफरेंट जमातें हैं, वो एक एनिमी जो उनके जहन में है उसको बैलेंस करने के लिए आपस में मिल गए। तो दिस इज नोन एज माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, या बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इस तरह से वजूद में आता है। और बैलेंस ऑफ पावर एक नेचुरल फिनोमिना है कि आप बैलेंस करें अगली की पावर को मिल के, अलायंस बना के। मे बी आप उसको भी पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि वो आप उस तीसरे के साथ मिल के इसको काउंटर कर सकते हैं, तो इस तरह से आप उसको करते हैं। तो ये एक इनकी एडवाइस थी, माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड, और दिस गिव्स बर्थ टू व्हाट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक फिनोमेना है नेचर में जो स्पॉन्टेनियसली खुद वजूद में आता है। और वो क्यों वजूद में आता है कि कोई भी दो पावर्स जब मिल के तीसरे को बैलेंस करती हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है, बैलेंस ऑफ पावर। तो इनकी एडवाइस अपनी बादशाह को ये थी कि अगर आप अपने एनिमीज को वीक करना चाहते हैं तो उनके एनिमीज से दोस्ती करें। अच्छा, ये एक देखें बड़ी ही ब्रूटल, सेल्फिश और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एडवाइस है, और इसके अंदर जो है वो एक पूरी सेल्फिशनेस छुपी हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसका मोरालिटी से कोई लिंक नहीं है, आपको जहां फायदा नजर आ रहा है आप वो करें। ये एक इनकी पॉलिसी थी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगली आते हैं थ्यूसिडाइड्स। अब थ्यूसिडाइड्स जो हैं, इनकी भी जो थिंकिंग है वो कुछ इन्हीं लाइंस पे नजर आती है। उस टाइम पे ग्रीस में दो डिफरेंट ग्रुप्स थे, एक एथेनियंस थे और दूसरे जो हैं वो स्पार्टन्स थे। और स्पार्टन्स जो हैं उनकी एथेनियन से जंग होती है। ये एथेनियन एक जनरल है, ठीक है, ये एथेनियन एक जनरल है, लेकिन थ्यूसिडाइड्स उस टाइम पे एक जनरल है और एथेनियन। इन्होंने उस टाइम पे भी इसी किस्म की चीजों, इस तरह की बात की। हम बाद में उसको डिटेल में भी देखेंगे। लेकिन इनकी नजर में भी जो पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो ऐसे लेके चलनी चाहिए कि आपको सिर्फ अपना मतलब
देखना चाहिए या देखते हैं। इन्होंने डिफाइन किया कि मुल्क जो है वो सिर्फ अपनी पावर को देखते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं, तो इन्होंने भी इस किस्म की बातें की। जो संजू जो हैं, इनकी ये थोड़े मिलिट्री जनरल थे। इनकी बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, और इसमें ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताते हैं जंग जीतने की, तो थोड़ी सी मिलिट्री रिलेटेड है, लेकिन मजे मजे की इनकी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे ये कहते हैं कि जितनी भी जंगें हैं, ही सेज ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, कि जितनी जंगें हैं वो धोखे पे बेस्ड हैं, तो हमें धोखा दे के ये जैसे मर्जी जंग को जीतना चाहिए। और ही यूज टू से कि वो जनरल जीता है जो कि बैटलफील्ड से पहले ही प्लानिंग कर चुका होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस किस्म की ये थिंकिंग है जो आपको तीनों में कॉमन नजर आ रही है, बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस, डिसेप्शन, पावर एंड प्योर विदाउट रिगार्ड टू मोरालिटी। आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा है। और देखें, अगर आप कॉमन सेंसिकली देखें तो दिस इज समथिंग दैट मेक्स मोस्ट सेंस। अगर आप मुल्क चला रहे हैं या आप बादशाह हैं, अगर मैं बादशाह हूं तो मेरी कोशिश यही होगी कि मेरी पावर मेंटेन हो जाए, उसके लिए मुझे किसी पे जुल्म करना पड़े। जी, देखिए, मैं संजू जो है, ही वॉज अ चाइनीज जनरल, संजू। और इनका आपने नाम बहुत सुना होगा। ही वॉज अ चाइनीज जनरल जो कि जंगें लड़ते थे, और ये बड़े ही इफेक्टिव जनरल थे सन तzu चाइनीज। और इनकी जो इस बुक में ये बात करते हैं कि जंग को जीतने के लिए आप धोखा दें किसी को, जो मर्जी करें, दैट इज अलाउड। ठीक है, डिसेप्शन, धोखा, कि आप देखें, इनके मैं कोटेशन आपको बताता हूँ। ही यूज्ड टू से कि ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, हेंस व्हेन वी आर एबल टू अटैक वी मस्ट सीम अनएबल, व्हेन वी कैन अटैक, तो हमें जो है वो हमें उनको, एनिमी को दिखाएं कि हम नहीं अटैक कर पा रहे, जब हम अटैक कर सकते हैं, जब हम नहीं कर सकते तब हम अटैक करें। तो ये इस किस्म की थिंकिंग है जो इन सारी आपको बुक्स में मिल रही है, कि अपना फायदा देखें, अपना वो देखें। और ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, और इस किस्म की थिंकिंग आती है। तो आप एक फील कर सकते हैं कि तीनों में कॉमन थ्रेड क्या है, कि तीनों में सेल्फिशनेस, अपना फायदा देखना, जीतने के लिए कुछ भी कर लेना। थ्यूसिडाइड्स भी एक जनरल थे, यस, थ्यूसिडाइड्स एथेनियन जनरल थे, और इन्होंने पूरी जो वॉर थी, पेलोपोनेशियन वॉर, इसको स्टडी भी किया, ये लड़े भी थे, और बाद में इन्होंने इसको, उसकी कॉजेज समझने की कोशिश की। वो हम रियलिज्म में देखें। अच्छा, ये जो एक सेल्फिशनेस पे बेस्ड पर्सपेक्टिव है जो कि नेचुरली वजूद में आता है एज अ रिजल्ट ऑफ मेंटेनिंग पावर, दिस विल इवेंचुअली कम टू बी नोन एज रियलिज्म। इन्होंने उसको रियलिज्म नहीं कहा। ये अपने अपने एरियाज में, अपने अपने एराज में, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव एडवाइस कि यूं जंगें लड़ी जाती हैं या यूं पावर को मेंटेन किया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मोरालिटी से बिल्कुल इनका कोई लिंक नहीं है, जिससे हम समझते हैं। लेकिन होता भी ऐसे ही। आप डिक्टेटर्स देखें, आप कोई लोग देखें जो पावर में होते हैं, वो कुछ भी करेंगे अपनी पावर मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करें कि रियलिज्म जिसको अब हम कह रहे हैं, और इसको रियलिज्म क्यों कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपने समझना है कि ये सबसे एक पुराना पर्सपेक्टिव है जो कि नेचुरली वजूद में आ जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ पावर, कि मुल्क अपनी पावर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और मुल्क जो है वो, या लोग या डिक्टेटर या बादशाह अपनी पावर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से वजूद आती है इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है कि एज अ सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, इन्होंने बुक्स लिखी हैं। इनकी बुक है अर्थशास्त्र, इनकी बुक है द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर, और इनकी बुक है द आर्ट ऑफ वॉर। ये जो एडवाइस दे रहे हैं, जाहिर है ये एडवाइस और भी लोगों के पास होंगी अपने बादशाहों के देने के लिए। और ये एडवाइस जब से ह्यूमन हिस्ट्री शुरू हुई है, यही अप्लाई करते जा रहे हैं। जो पावर में आता है वो पावर एक्सपैंड करने की कोशिश करता है और दूसरे मुल्कों को सब्जुगेट करने की कोशिश। लेकिन इन्होंने फॉर्मली उसके बारे में बात करने की कोशिश की इन देयर बुक्स। इसलिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट को देखने के लिए हमें देखना जरूरी है। यहां से वो चीज स्टार्ट होती है, और ये सबसे एक पुराना पर्सपेक्टिव है, रियलिज्म बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस। और यही है जहां से इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट भी होता है। अच्छा, फिर अगला आ जाता है प्री मॉडर्न एरा। अगला टाइम देख लेते हैं जिसमें थोड़े बहुत काम हुए। अच्छा, 1500 से 1700 में जो है थोड़े से और नए आ जाते हैं।
थ्योरिस्ट जो इन चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। जो थ्यूसिडाइड्स की थी या सन त्जू की थी या जो दूसरे अर्थशास्त्र थे, उनके हालात डिफरेंट थे। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो मसले ये डील कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, वो डिफरेंट है। तो नेक्स्ट 1500 से 1700 के दौरान फिर वो ही थिंकिंग कंटिन्यू रहती है, बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस, बेस्ड ऑन पावर, जिसको हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा नाम आता है वो है मैकियावेली। हिज नेम हैज बिकम सिनोनिमस विद सेल्फिशनेस, ब्रूटैलिटी, और कि आप पावर में रहने के लिए कुछ भी कर दें। अच्छा, ये इटली में थे और इनकी बुक का नाम है द प्रिंस। और उस वक्त इटली में छोटी छोटी जो है वो सिटी स्टेट्स टाइप होती थी, वो आपस में लड़ते रहते थे। और ये मेडिची फैमिली उस टाइम पे बड़ी पावरफुल होती थी। तो मैकियावेली ने बुक लिखी द प्रिंस, और इसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एक बादशाह को कैसे चलना चाहिए। और इन्होंने बड़ी ही ब्रूटल जो है वो एडवाइस दी। थोड़ी इनको हम रियलिज्म में भी देखेंगे जब रियलिज्म पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने बुक लिखी और जिसमें कहा कि एक बादशाह को बहुत ब्रूटल होना चाहिए। इनकी एक कोटेशन है, कहते हैं, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। मतलब वो कह रहे हैं कि बेहतर तो ये है कि बादशाह से उनकी रियाया जो है वो प्यार करे, उनको पसंद करे, लेकिन ये चूंकि जनरली हो नहीं पाता, तो बेहतर फिर उस कंडीशन में ये है कि उनका बहुत खौफ हो। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इनकी किस किस्म की थिंकिंग है, और ये बिल्कुल शेमलेसली अपने इस बुक में लिखते हैं। और आज भी इनको उसका एक माना जाता है लीडर के, जी ये इस किस्म की थिंकिंग को मैकियावेलियन थिंकिंग कहते हैं। अब आपने कई दफा टर्म सुनी होगी, मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी या मैकियावेलियन थिंकिंग। तो ये इनके साथ मंसूब है। इनकी बुक में और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप जरूर पढ़िएगा। मैंने पढ़ी हुई है, उसमें मजे मजे की आपको चीज उसमें नजर आती हैं। उसमें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आती है। कोटेशन इनकी है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। कि इससे बेहतर है कि आपसे रियाया आपकी मोहब्बत करे, आपको प्यार करे। आइडियल तो यही है, लेकिन बेहतर इफेक्टिव भी होगा वो आपसे खौफ ज़दा हो। फिर ये कहते थे कि अगर आप किसी जगह पे कब्जा करें, नई जगह पे, तो वहां पे इतनी ब्रुटैलिटी दिखाएं या इस तरह की ब्रुटैलिटी दिखाएं कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि वहां के लोग जो हैं वो दोबारा आपके सामने सर ना उठाएं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे देखें, जैसे चंगेज खान वगैरह करते थे, मंगोल्स करते थे, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, फियर एज अ टूल फॉर रिप्रेशन। कि वो जहां से गुजरते थे वहां पे गर्दनों के पहाड़ बनाते थे। ये एक प्रॉपर उनकी स्ट्रैटेजी थी कि इतना फियर फैल जाए कि जब अगले वो शहर में पहुंचे, अगले मुल्क को कब्जा करने पहुंचे, वो बेचारे उनकी जो एक स्टैंडिंग है वैसी खत्म हो जाए, उनके अंदर वो गट्स ही ना हो कि वो उनसे फाइट कर सकें। ये होता है, डिमोरलाइज हो जाती है फोर्स। तो एक फियर एज अ स्ट्रैटेजी। तो प्रिंस में मैकियावेली अपनी ये भी थिंकिंग देते हैं। फिर एक इनकी थिंकिंग है, इनकी कोटेशन है कि आपको यू शुड बी लाइक अ वुल्फ, यू शुड बी लाइक अ लायन एंड अ फॉक्स। क्यों लायन और फॉक्स? क्यों कि वो कहते हैं कि यू शुड बी अ लायन टू स्केयर द वुल्फ्स, कि आप शेर होंगे तो यू कैन स्केयर द वुल्फ्स, आप डरा भी सकते हैं, कि आपके पास पावर भी होनी चाहिए लोगों को सब्जुगेट करने के लिए। एट द सेम टाइम यू शुड बी लाइक फॉक्स, कि आप इतने कनिंग होने चाहिए, इतने आप तेज होने चाहिए मेंटली, कि जो इस किस्म की लोग आपके साथ स्ट्रेटजीज करें, लोगों को आप धोखा भी दे सकें। तो इस किस्म की इनकी थिंकिंग है कि वुल्फ सिंबलाइज सॉरी लाइन सिंबलाइज करता है पावर को, और वुल्फ यहाँ सॉरी फॉक्स यहाँ पे सिंबलाइज करता है क्लेवरनेस को, चालाकी को। तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि रूलर को चालाक भी होना चाहिए और रूलर को ब्रूटल भी होना चाहिए, और रूलर को इन्हीं चीजों को यूज करके अपनी पावर को मेंटेन करना चाहिए। और ये कहते थे कि अगर रूलर वीक परसीव होगा, जब रूलर वीक परसीव होगा, लोग बगावत करेंगे। तो दिस इज अ वेरी ब्रूटल एडवाइस। और आई एम टेलिंग यू कि ये बुक ने बहुत बुक्स को भी इंस्पायर किया है। मॉडर्न बुक्स में एक बुक आजकल मॉडर्न दुनिया में पाई जाती है, विच इज नोन एज 48 लॉज ऑफ पावर। और 48 लॉज ऑफ पावर एक मॉडर्न बुक है, अभी ही आई है कुछ साल पहले, और उसमें इन्हीं की थिंकिंग को लेके, इसी थिंकिंग को लेके एडवाइस दी जाती है। वो 48 लॉज ऑफ पावर बिल्कुल इसी तरह की चीजों के बारे में बात है कि आपको किस तरह पावर मेंटेन करनी चाहिए।
तो वो लिटरली वो वर्ल्ड लीडर्स पढ़ते हैं, और मैकियावेली की बुक भी जो है ये भी वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो पढ़ते हैं कि अपनी पावर को कैसे मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली डिक्टेटर्स और इस किस्म के लोग। तो ये भी एक वो ही थिंकिंग है जो हमने देखी कि पहले आ रही थी, बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस एंड बेस्ड ऑन इस किस्म की थिंकिंग जो, और इसी ये रियलिस्ट ही पर्सपेक्टिव है। अच्छा, ये इन्होंने एक थिंकिंग दी, और फिर उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है जो कि है लिवायथन में थॉमस हॉब्स के। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। जो 1500 से 1700 का टाइम है वर्ल्ड हिस्ट्री में, स्पेशली यूरोप में, इसके अंदर ये बड़ी डिबेट चल रही थी कि मुल्कों में किस किस्म का निज़ाम होना चाहिए। चूंकि रेनेसांस आ चुका था यूरोप में, ठीक है। रेनेसांस में क्या हुआ था कि एक रीथिंकिंग इग्नाइट हुई थी दुनिया में, और दुनिया में तो नहीं, यूरोप में ही है, क्योंकि जो ग्रीक्स के डिफरेंट फिलोसफीज थी वो वहां पे दोबारा मिली, उन्होंने पढ़ना शुरू की, उससे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। तो रेनेसांस के बाद लोगों ने इस बारे में भी सोचना शुरू किया कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए। तब तक मोस्टली जो पॉलिटिकल सिस्टम यूरोप में था वो बादशाहत थी, और बादशाहत को कई लोगों ने चैलेंज भी करना शुरू किया, जो कि हम देखते हैं जॉन लॉक, जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो लोग भी इस चीज को पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी और इस किस्म के आइडियाज जो हैं इस टाइम पे आना शुरू हुए हैं। अच्छा, उस टाइम पे ये एक बुक आती है जिसका नाम है लिवायथन, थॉमस हॉब्स की। और थॉमस हॉब्स जो हैं उसी सारी डिबेट के अंदर ये आइडिया देते हैं, ये ब्रिटिश थे थॉमस हॉब्स, 1651 में इनकी बुक है, ये आइडिया ये देते हैं, ये इस वक्त बात कर रहे हैं लोकली, ये इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं करे, लेकिन देखें ये ज्यादातर आइडियाज विद इन द कंट्रीज हैं, लेकिन वही आइडियाज जो हैं आउटसाइड द कंट्रीज भी अप्लाई हो सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आपने उस चीज को ये नहीं सोचना कि ये तो इंटरनेशनल रिलेशन के नहीं है, ये तो लोकली है, आइडियाज वही रहेंगे। देखें सेल्फिशनेस लोकली भी वही रहती है, इंटरनेशनली भी वही रहती है, पावर लोकली भी वही रहती है, इंटरनेशनली भी वही रहती है, और वही प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो थॉमस हॉब्स आते हैं जिस टाइम पे ये सारी डिबेट चल रही है कि बादशाह को रूल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे एक थ्योरी थी जिसे कहते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, कि बादशाहों के पास ये हक है जो कि खुदा से दिया गया है कि वो रूल करें, ठीक है। कई लोग उसको चैलेंज भी करना शुरू हो हैं कि नहीं ये सही नहीं है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यूरोप में आ चुका हुआ है इस टाइम तक, और क्रिश्चियनिटी को अपने अंदर भी बहुत से इस वक्त मसाइल हैं यूरोप में। उस कॉन्टेक्स्ट में, और इंग्लिश सिविल वॉर भी होती है, इंग्लैंड में एक सिविल वॉर होती है बड़ी ब्रूटल, बड़ा केओस मचता है इंग्लैंड में। इंग्लिश सिविल वॉर उसे कहते हैं, इंग्लिश सिविल वॉर अपने जहन में रखिएगा, इतना जो केओस मचता है ना सिविल वॉर में। उसके बाद ये एक आदमी है थॉमस हॉब्स, और थॉमस हॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बाकी भी हैं लेकिन ये भी बहुत जरूरी हैं, इनकी जो आइडियाज हैं वो बहुत अप्लाई होते हैं आज तक। ये देखें, ये जो थ्योरी है ना डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, ये कोई एक प्रोपोनेंट नहीं है, ये नेचुरल है जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था उस जमाने के सिस्टम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप में उस वक्त चर्च का बड़ा शदीद होल्ड था, और जो पोप होता था उसका बहुत कंट्रोल था। डिफरेंट प्रिंसेस होते थे, उनके डिफरेंट प्रिंसेस उस टाइम पे होते थे, और उनके ऊपर पोप का कंट्रोल होता था रिलीजियसली, और पोप ही उनको इवेंचुअली बिस्टो भी करता था कि ठीक है हम आपको रिलीजियस सैंक्शन देते हैं। यूरोप इन द मिडिल एजेस वाज अ वेरी रिलीजियस सोसाइटी, और उस टाइम पे सोचा जाता था कि जो बादशाह है वो उसको खुदा की तरफ से अथॉरिटी दी गई है कि वो रूल करें, तो इसी कि ही हैज बीन गिवन दिस। पोप नहीं है, पोप जो है ना, पोप वाज द हेड ऑफ कैथोलिक चर्च बेस्ड इन रोम, लेकिन ये उसी तरह है कि वो उसकी रिलीजियस वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि वो दूसरे मुल्कों के ऊपर भी उसकी कुछ ना कुछ कंट्रोल था। जैसे कि हमारे अब खाना काबा है, सऊदी अरब है, उसकी अपनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, बेशक वो एक और जगह पे है, वो एक और मुल्क है, लेकिन वहां की एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है। तो उस टाइम पे पोप, बेशक वो रोम इटली में होते थे, लेकिन दूसरे शहरों पे भी उनका इम्पैक्ट होता था। वो उस वक्त क्रिश्चियनिटी के एक हेड थे, स्पिरिचुअल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उनका एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। कहने का मकसद ये है कि उस टाइम पे एक बड़ा ही शदीद रिलीजियस किस्म का एटमोसफेयर था यूरोप में। उस कॉन्टेक्स्ट में वो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की थ्योरी थी, और ये बस ग्रांटेड लिया जाता था
कि ठीक है बादशाह रूल करें, कोई ऐसी बात नहीं। ये चीज जो हमें अब अजीब लगती है कि बादशाह क्यों रूल करते थे, उस टाइम पे बड़ा नेचुरल लगता था। उस टाइम पे ये सोशल सिस्टम ही ऐसे था कि सबसे ऊपर, ये लोग परसीव ही ऐसे करते थे कि सबसे ऊपर गॉड है, ठीक है, उसके नीचे जो है वो चर्च है जिसको पोप हेड करें, उसके नीचे लोग परसीव करते थे कि किंग है पावर वाइज, उसके नीचे लोग परसीव करते थे कि नोबल्स हैं, सही है, ये एक सोशल सिस्टम था। उसके नीचे लोग परसीव करते थे कि आम पेजेंट्स हैं या सर्फ्स हैं। तो ये पूरा उस जमाने का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम था जिसके अंदर रिलीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स इस कॉन्टेक्स्ट में आती थी कि गॉड जो है वो चर्च को अथॉरिटी देता है और चर्च किंग को अथॉरिटी देता है। तो कई लोग जो इस थ्योरी को अब चैलेंज करना शुरू करेंगे और जब डेमोक्रेसी का थोड़े थोड़े आइडियाज आना शुरू होंगे तो उस टाइम पे ये चीज आती है। और इंग्लैंड में एक सिविल वॉर होती है, वो क्यों होती है वो एक डिफरेंट उसका बैकग्राउंड है। लेकिन सिविल वॉर होने के बाद थॉमस हॉब्स ये बुक लिखते हैं और ये बड़ी एक रेवोल्यूशनरी बुक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और इसमें होता क्या है कि ये चूंकि इन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर देखी होती है, इन्होंने केओस बहुत ज्यादा देखा होता है, तो ही कम्स अप विद द आइडिया कि देखें जो इंसान है ना वो सेल्फिश है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बुक में ये कहते हैं, मतलब ये तो बिल्कुल उस चीज से कतराते ही नहीं है ना थॉमस हॉब। ही सेज कि ये तो इंसान की फितरत है कि वो सेल्फिश है। इंसान जो है वो मतलब भी होता है, सेल्फिश होता है और वो किसी किस्म का फायदा लेने से नहीं कतराता, ठीक है। और एक हर इंसान जो है, यस आइडिया ऑफ एनार्की इज गिवन बाय हॉब्स, उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इंसान जो है नेचुरली सेल्फिश है और ब्रूटल है, वायलेंट है, और हर इंसान हर वक्त ये कोशिश कर रहा होता है कि वो मैक्सिमम दूसरों से फायदा ले सके, दूसरों को नुकसान पहुंचा सके और अपना फायदा कर सके। तो इनकी कोटेशन ये है, द कंडीशन ऑफ मैन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। वो कहते हैं कि इंसान की हर वक्त हर बंदे से, हर दूसरे इंसान से इस चीज की जंग है। हर बंदा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा अपने मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है चीजों को, और हर इंसान यही करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। इसलिए हर वक्त जो है ये एक इशू रहता है और इसको वो टर्म देते हैं एनार्की। एनार्की क्या चीज है कि इसको आप इस तरह परसीव कर सकते हैं कि किसी किस्म का जो नेचुरली जो है ना, कोटेशन में रिपीट करता हूं, द कंडीशन ऑफ मैन, द कंडीशन ऑफ मैन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, कि हर किसी के साथ हर वक्त है। जी, लॉलेसनेस को एनार्की कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, प्लीज आगे ना चलें। एनार्की का एक मतलब जनरली लॉलेसनेस भी लिया जाता है और स्टार्ट वहीं से होता है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि एक आइडिया देते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करती है नेचुरली। स्टेट ऑफ नेचर क्या है कि जब कोई हुकूमत ना हो, कोई मुल्क ना हो, कोई किंग ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, तो उसको ये कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। ये आप लोग नोट कर लें, स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का ये आइडिया देते हैं और ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर एक थ्योरेटिकल एक चीज सोचते हैं कि जब देखें कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई बादशाह नहीं था, तो एक जंगल का कानून था। सबसे बेहतर इंटरप्रिटेशन जो लिवायतन की उर्दू में बनती है ना, या थॉमस हॉब के आइडिया की, वो है जंगल का कानून। क्योंकि ये हम फिक्रा हम लोग अपने लिए भी यूज करते हैं जनरली भी, कि यार यहाँ तो जंगल का कानून है, कोई किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, जिसके जो दिल में आता है वो करता है। तो ये चीज आप अपने जहन में रखें, दिस इज द आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, कि जंगल का कानून है और किसी किस्म का कोई किस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। तो ये कहते हैं कि देखें जब गवर्नमेंट्स नहीं एग्जिस्ट करती थी, कोई कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जंगल का कानून होता है। और गवर्नमेंट्स को या पावर जो है, इसीलिए चूंकि इंसान सेल्फिश है, जंगल का कानून एग्जिस्ट करता है, कोई किसी किस्म की मोरालिटी है नहीं दुनिया में, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इस वजह से एक बादशाह होना चाहिए ऊपर। ये पॉइंट आप जहन में रखें, एक बादशाह ऊपर होना चाहिए जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे अपने नीचे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहते हैं चूंकि नीचे पूरी एनार्की है, फर्ज करें ये नीचे एनार्की है, नीचे एनार्की है, तो जो बादशाह है वो इसलिए जरूरी है। तो ये जो थे आपने जहन में रखना, थॉमस हॉब वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ अ किंग, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के उल्टे कैंप में थे,
ये कहते थे कि पावरफुल किस्म का जो बादशाह ऊपर होना चाहिए, एक पावरफुल किस्म की अथॉरिटी ऊपर होनी चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया लिवायथन। लिवायथन क्या चीज होती है? लिवायथन एक इमेजिनरी क्रिएचर है जिसका आई थिंक बाइबल में जिक्र किया गया है। जैसे ड्रैगन, इस किस्म का कोई क्रिएचर नहीं होता ड्रैगन टाइप का, कि लिवायथन है बहुत बड़ा कोई एक जिन टाइप कोई ऐसा क्रिएचर है जो कि बहुत पावरफुल है। तो ये कहते हैं कि एक लिवायथन एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ऐसी पावर सबके ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए ताकि ये जो सेल्फिश इंसान है जो कि नेचुरली कभी सही नहीं रह सकते, उनको कंट्रोल किया जाए। इसकी आप देख सकते हैं, हम लोग पाकिस्तान में अक्सर कह पाए जाते हैं कि यार पाकिस्तानियों को तो जी डंडा ही सूट करता है, या आपने टर्म कितनी सुनी होगी, ये एक फिक्रा कितना हम सुनते हैं। तो ये वो थिंकिंग है, एग्जैक्टली वो थिंकिंग है कि जी यहाँ पे तो डंडा ही चलता है, इनको तो आम बात समझाई नहीं जा सकती, इनको तो खुद कुछ समझ नहीं आ सकता। थॉमस साहब उसकी प्रॉपर जो है वो थ्योराइज करते हैं उसको, कि देखें स्टार्ट वो करते हैं स्टेट ऑफ नेचर से, कि नेचुरली इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में अगले लेक्चर में, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी देता जा रहा हूँ। स्टार्ट वो करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर से, और स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जो है वो क्या है कि इंसान की फितरत भी सेल्फिश है, और वैसे भी विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर इंसान बहुत सेल्फिश है। इसको आप इस तरह इमेजिन करिए, आपने देखा होगा कि जब बाहर प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, आपने देखा है लोग एटीएम तोड़ना शुरू हो जाते हैं, लोग पता नहीं क्या कुछ करना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल उन पे अगर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो तो लोग ये करते हैं। आप ये देखें, आप मुझे एग्जांपल दें चलें कि जहां पे, जिस सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला ना खड़ा हो रात के वक्त, आप में से कितने लोग सिग्नल तोड़ेंगे, या कितने लोग सिग्नल तोड़ते हैं? ऐसे होता कि नहीं होता? हो जाता है ना कि भाई रात के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, सारे करते हैं ये। क्यों? क्योंकि दिस इज ह्यूमन नेचर कि कोई अथॉरिटी, हाँ एक्सीडेंट्स भी होते हैं बिल्कुल कमल, लेकिन देखिए इंसानी फितरत है, दिस इज ह्यूमन नेचर। ठीक है, अब ह्यूमन नेचर ये है कि आप पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो आप जो हैं वो इसको, कोई ऊपर आपके ऊपर अथॉरिटी नहीं होगी तो आप उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब होता क्या है कि वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए अथॉरिटी, और वो नीचे जो लॉलेसनेस है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये इनकी थ्योरी है, ये आपने अपने जहन में रख लेनी है। तो ही ऑल्सो कम्स अप विद दिस आइडिया, ये भी रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ही है, लेकिन आप देखिए वो एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को एक और एंगल से कर रहे हैं। ठीक है, वो ये वही आइडियाज आप देखें लेके आगे चल रहे हैं जो कि पहले दूसरे उन्होंने दिए थे। इन्होंने कहा सेल्फिशनेस है और बादशाह को सेल्फिश होना चाहिए, इन्होंने कहा यस इंसानी पूरी जो इंसानियत ही सेल्फिश है, और ये जो है इसको मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी की जरूरत है। और ये जो नेचुरल कंडीशन है ना इंसान की, स्टेट ऑफ नेचर वाली, इसको कहते हैं एनार्की। ये आइडिया इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनार्की। एनार्की ये है, एनार्की जनरली जो इसको एक मतलब समझा जाता है एनार्की का, वो होता है कि लॉलेसनेस और केओस, कि जी वहां पे एनार्की फैल गई है, एनार्की फैल गई है एनार्की। लेकिन एनार्की का ये मतलब नहीं होता। एनार्की का एक्चुअल मतलब होता है कि वो सूरत हाल जहां पे कोई अथॉरिटी आप ना हो, जो हमने सिग्नल की बात की। एनार्की उसमें क्या है कि चूंकि वहां पे अथॉरिटी मौजूद नहीं है तो वहां पे लोग फिर लॉ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो एनार्की इज द एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ पावर एट अ सर्टेन पॉइंट। तो वो एनार्की है। एज अ रिजल्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पावर और अथॉरिटी, लोग फिर लॉलेसनेस में एंगेज होते हैं। तो लॉलेसनेस इटसेल्फ इज नॉट एनार्की, इट्स द एनार्की इज द एब्सेंस ऑफ एनी पावर। ये आपने जहन में जरूर रखना है, और ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और ये अभी क्लियर कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनार्की इज नॉट लॉलेसनेस, एनार्की इज नॉट केओस। एनार्की मीन्स कि जहां पे कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई अथॉरिटी ना हो ऊपर आपके, दैट इज एनार्की। और चूंकि वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई सुप्रीम कंट्रोल नहीं है, तो दैट रिजल्ट्स इन व्हाट इज नोन एज एनार्की, और उसकी वजह से भी लोग केओस में एंगेज होते हैं। तो वो ये आपने जहन में क्लियर रख लेना। ठीक है, एनार्की, यस, द आइडिया ऑफ एनार्की स्टार्ट्स विद थॉमस हॉब्स, दिस आइडिया कि कोई अथॉरिटी ऊपर नहीं है। उस एनार्की को खत्म करने का तरीका यह है कि एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाए। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बादशाह की पावर को जस्टिफाई कर रहे थे,
सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये सारी थ्योरी दे के कि अगर कोई सुप्रीम अथॉरिटी ना हो तो लॉलेसनेस होती है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी ना हो तो क्योस मचता है, तो उसकी वजह से एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो कंट्रोल कर सके। तो ये एक जस्टिफिकेशन दे रहे थे उस वक्त बादशाहत की और पावर की, और इस चीज को यूं जस्टिफाई कर रहे थे कि इंसान अपनी नेचुरल कंडीशन में, स्टेट ऑफ नेचर में होता है। यस, अफगानिस्तान की, यस, थॉमस हॉब्स वाज इन फेवर ऑफ किंगशिप, कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। उनका आर्गुमेंट यह है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, और सबसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो बादशाह ही होता है। लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, वीक रेट ऑफ लीड्स टू एनार्की, नहीं, वीक गवर्नमेंट और नो गवर्नमेंट इज एनार्की, दैट लैक ऑफ गवर्नमेंट इज एनार्की, और एनार्की की वजह से केओस होता है। एनार्की खुद केओस नहीं है। एनआर्की क्या चीज होता है, मैं आपको चलो उस वर्ड को बताता हूँ। एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नो, आर्की जो है वो आगे कंट्रोल है, ठीक है। तो एन आर्की से आपने ये जहन में रखना है कि कोई जो है सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, एन आर्की, ठीक है। हाँ, एन आर्की जो है वो नो मिलता है, एब्सेंस होता है उसका मतलब। अच्छा, ये जो है इन्होंने एक आइडिया था एनआरकी का, ये जो जुबैर बात करें, अब ये आइडिया जो है ये आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये बात करे थे विद इन अ कंट्री, ठीक है, थॉमस हॉब्स। लेकिन ये आइडिया आप आगे देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे लिंक्ड है, कि जितने मुल्क हैं इस वक्त उनके ऊपर भी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वहां भी एनार्की है। तो व्हाट दिस मींस कि जब बाद में इंटरनेशनल लेवल पे चीज सोची गई तो थॉमस हॉब्स के आइडियाज बड़े रेलेवेंट थे कि यस, विद इन अ स्टेट तो एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, विद इन द गवर्नमेंट तो एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंट्रीज के ऊपर भी कोई ऐसी पावर नहीं है जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज द अजम्पशन व्हिच कम्स आउट ऑफ थॉमस हॉब्स। और जो हम वैसे बात करते हैं कि जंगल का कानून है, जो ये कहते हैं कि नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है वो स्टेट्स के लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है, उस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा, फिर और उस टाइम पे एक आइडिया आता है जो कि है सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। जॉन बर्डीन है राइटर, विलियम डनिंग को छोड़ दें, इन्होंने बस इनकी बुक को आगे लिखा हुआ है। जो राइटर है उनका नाम है जॉन बर्डीन, ये JEEN, बर्डीन ऑन सोवरेनिटी। इनकी बुक आती है और ये सोवरेनिटी का आइडिया देते हैं। सोवरेनिटी का आइडिया जो है वो बाद में हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन इट कम्स इन दिस एरा। और बेसिक्स आइडिया ये है कि जी एक स्टेट तो तब आइडिया नहीं इतना आता, लेकिन तब किंगडम्स होती हैं। तो ये कम्स अप विद द आइडिया ऑफ सोवरेनिटी, कि देखिए जी एक सोवरेनिटी एक चीज होती है जो कि एक अथॉरिटी के पास होती है अपनी टेरिटरी के ऊपर, उसमें लॉ मेकिंग पावर आ जाती है, उसमें लॉ एनफोर्समेंट पावर आ जाती है। तो वो ये कहते हैं कि सोवरेनिटी एक एज अ कॉन्सेप्ट ही कम्स अप विद दैट, और वो ये कहते हैं कि ये मेंटेन करनी चाहिए। उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी आप बस ये देख लें कि इसी एरा में सोवरेनिटी का भी कॉन्सेप्ट वजूद में आता है। अभी हमने काफी कुछ कवर करना है। अच्छा, फिर मॉडर्न एरा आता है, थोड़ा सा आगे हम आ जाते हैं 1600 टू 1900। अब रियलिज्म हमने देखा कि हमेशा से एग्जिस्ट करता आ रहा है, और जिसको हम बाद में रियलिज्म कहेंगे, वो हर कोई उसको तो रियलिज्म नहीं कहता, ये आप जहन में रखें। वो लोग तो उसको अपने ओन पे जो भी कह रहे थे कि ये ऐसे होता है, लेकिन रियलिज्म उसको हम बाद में कहेंगे, सबको एक के अंदर ग्रुप कर देंगे जी ये सब रियलिज्म है। अब होता क्या है कि मॉडर्न एरा आता है। मॉडर्न एरा में 1600 से 1900 तक देखते हैं, तो लिबरलिज्म, जब एनलाइटनमेंट एरा आता है यूरोप में, कि एक आइडिया आता है कि जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये किंगडम्स जो थी जो पहले यूरोप में एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद अगला जो सिस्टम है जो डेमोक्रेसी, जो कि मॉडर्न सिस्टम जिसमें हम इस वक्त एग्जिस्ट करें, वो इस टाइम पे वजूद में आता है। सो दिस गिव्स बर्थ टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। अच्छा, ये लिबरलिज्म विद इन द कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में है, जो पिछली भी चीजें थी हमने देखा वो विद इन द कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन यही आइडियाज बाद में इंटरनेशनल लेवल पे कन्वर्ट हो जाएंगे। जॉन लॉक है ये, जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, और ही कम्स अप विद द आइडिया कि जो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की थ्योरी है ये चैलेंज करते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं,
नेचुरल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं हर इंसान के पास, और जो गवर्नमेंट है, ये बादशाह बादशाह के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि बस डेनेस्टीज चलती आ रही हैं, एक बादशाह था, आगे उसका अगला बेटा बादशाह है, उससे अगले आगे उसका अगला बेटा बादशाह है, ये कोई तरीका नहीं है। जो लोग हैं उनको मिलके आपस में वो गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। इनकी थ्योरी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई भी जाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कहते हैं कि जैसे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की थ्योरी ये थी कि जी देखें, खुदा की तरफ से अथॉरिटी दी गई है उस बादशाह को कि वो लोगों पर रूल करे, तो ये डिवाइन राइट है, ये एक खुदा की तरफ से दी गई। ये कहते हैं कि नहीं, जो गवर्नमेंट है उसको खुदा की तरफ से राइट नहीं दिया गया, उसको लोगों ने राइट दिया है। तो आप ये फर्क देखें कि जो पहले वाली थ्योरी थी उसमें क्या था, ऊपर खुदा थे, गॉड, और नीचे थे किंग। वहां पे किंग को गॉड ये राइट दे देते थे लोगों को रूल करने का, नीचे पीपल हैं। तो ये कहते हैं जो पहले डिवाइन राइट की होती थी वो कहते थे कि किंग को ऊपर से टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, कि बादशाह ने राइट लिया खुदा से और फिर उन्होंने लोगों को रूल किया। लेकिन इन्होंने ये आइडिया दिया कि नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। इनफैक्ट लोग जो हैं वो आपस में मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। जो कि आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है ना, बॉटम टू टॉप अप्रोच है वो, कि लोगों के पास ये राइट है, लोग जो हैं वो अपना अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, और दिस इज नोन एज दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि लोग आपस में, ये नीचे सोचें, ये मैं बंदे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सोचें अवाम है, ये लोग हैं, ये मैंने बनाए, ये सारे के सारे मिल के एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट सोच लें, और वो मिल के अपने ऊपर एक गवर्नमेंट बना लेते हैं मिल के। तो वो इवेंचुअली लोगों के थ्रू ही बन रही है गवर्नमेंट, लोगों के राइट से ही बन रही है। इस यही थ्योरी है डेमोक्रेसी की, और यही थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम इसे मॉडर्न टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, इसे कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। और उसको ना भी अगर उसना देखें, अगर थ्योरेटिकली भी देखना है, तो बिकॉज इनके ये लोग ही मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं, गवर्नमेंट के पास राइट कोई ऊपर से नहीं आ गया। तो इनकी थ्योरी के मुताबिक जो है, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल, नॉट द अदर वे अराउंड। ये इनकी थ्योरी है, और इस पे और भी बात हो सकती है, लेकिन बेसिक आपने अप्रोच रखनी है इसको। लिबरलिज्म यहाँ से स्टार्ट होती है। और लिबरलिज्म क्यों इसको कहते हैं, जो लिबरल फिलॉसफी है, ये कहते हैं कि हर इंसान के नेचुरल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट्स उनके क्या हैं, ये भी स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया देते हैं। ये थॉमस हॉब्स के बाद आए हैं, लेकिन उनके आइडियाज को लेके बड़ा डिफरेंट टर्न कर देते हैं। ये कहते हैं यस, स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उसमें लोगों के नेचुरल राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल राइट्स क्या है, फ्रीडम, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। लिबर्टी, आजादी जिसे कहते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। और ये कहते हैं कि हाँ, ये जो राइट्स लोगों के नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, वो लोग थोड़ा सा अपना रिलिंक्विश करके, रिलिंक्विश करना होता है कि थोड़ा सा दे देते हैं। मैं इसमें बहुत जाना इसलिए नहीं चाह रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है, लेकिन इसका फिर आईआर से भी लिंक बनता है। अपने नेचुरल राइट्स को ये थोड़ा सा गिव अप करके लिबर्टी को तो गवर्नमेंट बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ रही है ना, लेकिन राइट्स इनके पास मेंटेन रहते हैं आवाम के पास। वो राइट्स इन्हीं की हैं, लिबर्टी इन्हीं की है, जो इन्होंने थोड़ी सी दे दी है गवर्नमेंट को कि चलें ठीक है, आप अथॉरिटी ले लें। जैसे लोग कूलिंग कर लिए लोगों ने अपनी लिबर्टी, फॉलो करें आप लोग। तो ये थ्योरी है लिबरलिज्म की। हमारे कॉन्टेक्स्ट में बस इतना आप समझ लें कि इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि लोग इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ही मिल के गवर्नमेंट बना रही है, और टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं है, बॉटम टू टॉप है। तो दिस इज द बर्थ ऑफ लिबरलिज्म, और लोगों के पास नेचुरल राइट्स है। ये थोड़ा सा आपने देखना है। और फिर आ जाती है, एक और लिबरल फिलोसोफर हैं, इमैनुअल कांट। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। ये भी 1600 से 1900 में थोड़ी बहुत उन्होंने इस पर बात की। ही केम अप विद द आइडिया कि जी देखें, कोई ऐसी
नहीं, इनको बहुत डीप ना पढ़े इन सबको, वरना आप लोगों को बहुत टाइम भी लग जाएगा, कंफ्यूज भी आप हो जाएंगे और आप उसको पूरी तरह कर भी नहीं सकेंगे। बहुत अपने ओन पे करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इनको इतना डीप पढ़ना। वो पूरी पॉलिटिकल साइंस है, और यस वो एक्चुअली यही आइडियाज पे आईआर में जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको बहुत डीप ना पढ़ें, बस इतना समझ लें कि उनको आईआर से लिंक कैसे आपने करना है थोड़ा सा बस। फिर इमैनुअल कांट एक इम्पॉर्टेंट लिबरल फिलोसफर है, उस टाइम पे आते हैं। इनका ये एक तब पे पेपर था, परपेचुअल पीस ऐसे था, और इसमें ये बात ही करते हैं कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं दे आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर। ये भी हम बाद में देखेंगे। मकसद उनका कहने का ये है कि इस टाइम तक कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी भी आना शुरू हो गई है जब तक इमैनुअल कांट है। तो इनका कहने का मकसद ये है कि जो बादशाह होता है उसके लिए जंग करना आसान है, डेमोक्रेसीज के लिए जंग करना जो है वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट्स लोगों को आंसरेबल होती हैं। तो ये एक और लाइन ऑफ थॉट है, इसको हम बाद में देखेंगे। मैं सिर्फ आपको एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बता रहा हूँ। तो इस वक्त हम बात करें लिबरलिज्म की। अभी देखें, हम एक बड़ी पीपल सेंट्रिक अप्रोच है लिबरलिज्म, बड़ी पीस सेंट्रिक अप्रोच है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, पीस सेंट्रिक अप्रोच है, बड़ी डिफरेंट अप्रोच है रियलिज्म से। ये आप समझ रहे हैं? इट्स टॉकिंग मोर अबाउट पीस, इट्स टॉकिंग मोर अबाउट कि लोगों के राइट्स हैं, पीस मेंटेन की जाए, पावर को चेक किया जाए गवर्नमेंट की। रियलिज्म वाली पर्सपेक्टिव में आप देखें, उनके लिए था कि पावर तो अनब्रिडल्ड है, पावर जैसे मर्जी हो, पावर जो मर्जी आप यूज करें, जैसे मर्जी करें। तो लिबरलिज्म की अप्रोच भी डिफरेंट है। लिबरलिज्म की थोड़ी सी मोरालिटी वाली डिमेंशन में आ जाती है। फिर इस टाइम पे 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स भी आते हैं। ये अपनी कम्युनिज्म की थ्योरी देंगे। बाद में लेनिन जो है वो कम्युनिज्म की थ्योरी को जो है वो आगे डेवलप करके प्रॉपर इंटरनेशनलिज्म में ले जाएंगे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी वाज बेस्ड मोर ऑन इकोनॉमिक्स एंड लोकल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर। लेकिन यही आइडियाज बड़े इजीली बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। फिर हम देख लेते हैं 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी वो टाइम है जब इंटरनेशनल रिलेशंस, जी, क्लॉशविट्स भी मैं बता देता हूँ। मैं इसलिए स्किप कर रहा था कि आपका थोड़ा व्यू खराब ना हो। क्लॉशविट्स फिर एक रियलिस्ट ही हैं। क्लॉशविट्स एक रियलिस्ट हैं। 1832 में इनकी बुक आती है ऑन वॉर, और ये कहते हैं कि जो जंग होती है वो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड वॉर। तो ये एक और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी बस एक कोटेशन ही जनरली लोग बस कोट करते हैं, और दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट कि वॉर इज पॉलिटिक्स थ्रू अदर मीन्स। इस किस्म की इनकी एक कोटेशन है कि जंग जो है वो पॉलिटिक्स की ही एक्सटेंशन है। तो आप देख रहे हैं कि वो लोकल पॉलिटिक्स और वैसे पॉलिटिक्स, वो जंग में कोई फर्क नहीं देखते। तो वो भी रियलिस्ट हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम आप जरूर याद रख लें। कार्ल मार्क्स की मैंने अभी आपको थ्योरी नहीं बताई। वॉर इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, यस। कार्ल मार्क्स की मैंने आपको भी थ्योरी नहीं बताई क्योंकि वो भी रेलेवेंट नहीं है। बस आप अपने जहन में रखें कि ये आती है 19th सेंचुरी में, कैपिटलिस्ट सिस्टम की क्रिटिक देते हैं कि कैसे वो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, कैसे दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, उसमें प्रोलेटेरिएट है और उसमें एक रूलिंग क्लास है। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। और यही जो आइडियाज हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे उनको लेनिन लेके जाएंगे कि कैसे दो क्लासेस इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, कैसे जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो जो निचले कंट्रीज हैं, जो बेचारे वीक कंट्रीज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। डोंट वरी अगर अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है, पर दैट इज नेचुरल, क्योंकि नए नए नाम आ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एकदम आपको अब्सॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन ये टाइमलाइंस और इनके नाम और ये इसी तरह जरूर नोट कर लें, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से कर सकें। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो एक टाइमलाइन इसलिए है ताकि जब हम थीरीज पढ़ें तो आपके जहन में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हो, एक आप वर्ल्ड में चीजों को ना देख रहे हो। आपको ये पता हो कि कार्ल मार्क्स ना लिबरलिस्ट है ना वो रियलिस्ट है, और वो अपने एक खुद एक फिलोसोफर है, ठीक है। और वो एक इकोनॉमिक फिलोसोफर थे, ना वो रियलिस्ट है ना लिबरलिस्ट है। इनकी फिलोसफी को मार्क्सिस्ट फिलोसफी कहा जाएगा। तो उन्होंने एक नया स्कूल ऑफ थॉट बनाया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो बिल्कुल इकोनॉमिक्स पे बेस करके एक स्कूल ऑफ थॉट आएगा, ना वो रियलिस्ट है ना वो लिबरलिस्ट है। जो चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि रियलिज्म इज द मोस्ट डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू जो कि हमेशा से एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब ये आते हैं वुडरो विल्सन है, जो 20th सेंचुरी में हम आ जाते हैं। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट।
कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने क्या कोशिशें की इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की, या उनके आइडियाज जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में जो देखे जाते हैं वो कैसे डेवलप हुए। ठीक है, 20th सेंचुरी ऑनवर्ड पोस्ट मॉडर्न एरा नहीं आता। पोस्ट मॉडर्निज्म एक चीज है, वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज है, उसको हम बाद में देखेंगे। मॉडर्न एरा ये है, 20th सेंचुरी की मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न नहीं है। तो 20th सेंचुरी आ जाती है। 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रॉपर सब्जेक्ट बनाया गया, प्रॉपर। ये जितने हम सारे पिछले लोगों को देखते आ रहे हैं, वो ये सोच के नहीं कर रहे थे कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस कोई सब्जेक्ट बना रहे हैं या हम पॉलिटिकल साइंस को सब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन 20th सेंचुरी में जब यूनिवर्सिटीज हुई हैं, सारा कुछ है, अब आईआर को प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और वो क्यों किया जाएगा वो देख लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर वन होती है 1914 से 1918 तक, वर्ल्ड वॉर वन, वो बहुत डेवास्टेटिंग होती है और वो यूरोप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। वर्ल्ड वॉर वन, वो हम डिटेल में भी बाद में देखेंगे। वर्ल्ड वॉर वन जब होती है, इट्स वेरी ब्रूटल। 20 मिलियन पीपल आर किल्ड। 20 मिलियन पीपल बहुत ज्यादा होते हैं, 2 करोड़ होते हैं, 2 करोड़ लोग इसमें मारे जाते हैं वर्ल्ड वॉर वन में 4 सालों के अंदर। और कंप्लीटली यूरोप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद एक सर्ज आती है सोच की कि देखें, वी शुड अवॉइड वॉर, हमें जंग को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहिए, हमें जंग को स्टडी करना चाहिए। वी शुड स्टडी वॉर, और क्या वजूहात है कि जंग होती है, वो क्या वजूहात हैं जो मुख्तलिफ मुल्क आपस में लड़ते हैं, पीस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो वर्ल्ड वॉर वन leads to this thinking there needs to be formal study of international relations. International relations as a modern subject, जो अब हम जिस तरह पढ़ते हैं, वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद वजूद में आता है, ताकि वर्ल्ड वॉर वन जैसी कोई चीज दोबारा रिपीट ना हो। आई होप दिस इज क्लियर। सारी की सारी सोच ये है कि वर्ल्ड वॉर वन जैसी कोई चीज रिपीट ना हो, हम उसको स्टडी करते हैं, हम उसको बेहतर करते हैं। उसमें एक किरदार हैं जिनका नाम है वुडरो विल्सन, ये यूएस के प्रेसिडेंट भी हैं, ये थ्योरिस्ट भी थे, ये इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस इसके प्रोफेसर भी थे। और ये लिबरल है, क्योंकि यूएस की जो इंटरनल सारी पॉलिटिक्स है वो लिबरलिज्म पे बेस्ड है, वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, जॉन लॉक की फिलोसफी पे बेस्ड है। तो ये जो है वो लोकल लिबरलिज्म जो है, डेमोक्रेसी, ये सारे आइडियाज जो हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसप्लांट करने की भी कोशिश करेंगे। तो लिबरलिज्म आपने ध्यान में रखना है, वो बड़ी एक जनरली इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए बनी हुई है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स है, वो इतना इजीली इंटरनेशनल रिलेशन पे फिट नहीं होती। रियलिज्म बड़ी इजीली फिट हो जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इसलिए रियलिज्म डोमिनेंट भी है। लिबरलिज्म इतना इजीली फिट नहीं होती, इतना परफेक्टली फिट नहीं होती, बस रफली एक चीज जो है वो फिट हो जाती है। तो ये कोशिश करते हैं कि नहीं, ये किया जाए, और अपने ये 14 पॉइंट्स भी देते हैं इंटरनेशनल पीस के लिए। और ये फिर लीग ऑफ नेशंस भी स्टैब्लिश करते हैं 1920 में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। और हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आएगी, लेकिन हाँ, एक फॉर्मल जो है वो कोई स्टडी नहीं है। 14 पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे जब वर्ल्ड वॉर वन स्टडी करेंगे। 14 पॉइंट्स इनके थे कि जी पीस मेंटेन कैसे होगी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन में हमें क्या चीजें करनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमारे लिए रेलिवेंट है वो है कि लीग ऑफ नेशंस होनी चाहिए। 1920 में वो बन जाती है। लीग ऑफ नेशंस क्यों हो, कि एक ऐसा इदारा बना दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पे जो कि वर्ल्ड वॉर वन टाइप की कोई चीज जो है उसको रिपीट ना होने दे। तो लीग ऑफ नेशंस बनती है। लेकिन लिबरलिज्म जो है ना, इतना इजीली इंटरनेशनल रिलेशंस पे अप्लाई नहीं होता, होता है। पर मैं कहने का मकसद ये है कि इस टाइम तक, वर्ल्ड वॉर वन तक, कोई ऐसा डायरेक्टली कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई हुई कि इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे लेके चलना चाहिए लिबरल पर्सपेक्टिव से। थोड़ी बहुत रफली आगे पीछे बातें हुई हैं। इमैनुअल कांट ने कुछ ना कुछ डायरेक्टली बात की, जॉन लॉक ने तो इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की। तो ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद डिफरेंट लोग हैं, जैसे वुडरो विल्सन और इस किस्म के लिबरल फिलोसोफर्स, जो कि लिबरल थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशंस पे फिट करने की कोशिश करेंगे, उस लेंस से दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे, एज अपोज टू रियलिज्म। रियलिज्म तो देखें ताहयात है, रियलिज्म तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इट मेक्स मोस्ट मोस्ट सेंस। किसी ने आईआर ना भी पढ़ा हो तो उसकी रियलिस्ट थिंकिंग ही होगी। अगर आप एक मुल्क चला रहे हैं, वो आज से 2000 साल पहले था या वो 4000 साल पहले है, आपकी थिंकिंग रियलिस्ट ही होगी। रियलिस्ट किस तरह होगी, आपको भी पता है कि जी हमने अपनी पावर मैक्सिमाइज करनी है, हमने सेल्फिश होकर चलना है। तो पॉइंट ये है कि
वर्ल्ड वॉर वन के बाद अटेम्प्ट होती है कि किसी तरीके से, क्योंकि लिबरल फिलोसफी थोड़ी सी मॉरल होती है, थोड़ी पीस लिविंग होती है। चले हाँ, अभी आप सिंपल समझिए, रियलिज्म वॉर प्रोन नहीं है, वो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यही समझ लें कि सेल्फ इंटरेस्ट रियलिज्म में आता है, रियलिज्म इज वॉर ओरिएंटेड, लिबरलिज्म इज पीस प्रोन। तो ये सबसे इजी आपके लिए समझना है कि लिबरलिज्म पीस लविंग है और रियलिज्म जो है वो वॉर के साथ है। लेकिन ये आइडिया आपने अभी पूरा परमानेंटली नहीं सोच लेना, ये बाद में हम इसको थोड़ा सा ऑल्टर भी करेंगे, लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप इस तरह से सोच सकते हैं, ताकि अपने आपके जहन में जो है वो कैटेगरीज बन जाएंगी, ये दोनों का मेजर फर्क थोड़ा बहुत कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद वुडरो विल्सन आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी देखें, वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, वो मैं अपने 14 नुकात भी देते हैं बड़े आइडियल से, और लीग ऑफ नेशंस भी बनाई जाती है कि हमने वर्ल्ड वॉर वन नहीं करनी। फिर इस टाइम पे फॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशन को एक सब्जेक्ट भी बना दिया जाता है। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में एक IR प्रोफेसरशिप बनती है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में। तो अब आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में पहले ये सब्जेक्ट नहीं होता। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस टाइम पे जो पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स हैं वो इसको एज अ सब्जेक्ट मानने को भी नहीं तैयार कि यार ये तो पॉलिटिकल साइंस के उसमें आ जाता है, इसको अलग सब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, ये लोग कहते हैं कि नहीं, इसको एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, ये वॉर को स्टडी करे, उसके कॉजेस को स्टडी करे। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी IR का डिपार्टमेंट बनता है। तो अब हम देख रहे हैं कि एकेडमिक तौर पे इस चीज को स्टडी करने की नीड महसूस होती है, और ये सारे के सारे मोस्टली लिबरल लोग थे जिन्होंने इस चीज को स्पर किया कि यार इसको समझना चाहिए ताकि पीस मेंटेन की जा सके। ये आपने समझ लेना है। फिर आते हैं रिसर्जेंस ऑफ रियलिज्म। क्यों? क्योंकि वो एक सारे ये सोचते हैं कि जी लीग ऑफ नेशंस होगी, लीग ऑफ नेशंस पीस मेंटेन करेगी, लेकिन उससे कुछ ज्यादा पीस मेंटेन होती नहीं है। हम देखेंगे कि इस टाइम पे कैसे जापान कितनी जगह ऑक्युपाई कर लेता है इस दौरान, वर्ल्ड वॉर वन के 10-20 साल बाद जर्मनी कितने मुल्कों को जो है वो कब्जा कर लेगा, जापान कर लेगा, और इस तरह से जो है अब इटली ने जो इथोपिया पे अटैक किया तो लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर सकी। और ये जो सारी लिबरल थिंकिंग थी कि जी पीस हम मेंटेन करेंगे, IR को पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि वॉर क्यों होती है और फलाना, और उसको मेंटेन करेंगे, लीग ऑफ नेशंस एक होगी ऑर्गेनाइजेशन, वो पीस मेंटेन करेगी, दैट ऑल गोज टू वेस्ट। और उसकी सबसे जो जबरदस्त जिसने क्रिटिक दी है, दैट इज दिस पर्सन, जो उसी टाइम पे आते हैं, उनका नाम है EH कार। EH कार, इनका नाम आपने जरूर याद रखना है। और इनकी ये बुक आती है इस टाइम पे 20 years क्राइसिस, और 20 years क्राइसिस किस कॉन्टेक्स्ट में है, 1919 टू 1939, कि 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म होती है और उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है। तो ये इस टाइम के बारे में इन्होंने बुक लिखी है, और ये कहते हैं कि यार ये जो रियलिज्म, ये जो लिबरलिज्म वाली थिंकिंग है, ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है कि जंग नहीं होनी चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, पीस होना चाहिए, ये इस तरह नहीं हो सकता। इसको लिबरलिज्म वाली सारी थिंकिंग को ये कहते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है कि भाई मेरे जहन में ये आ गया, यूटोपियनिज्म कह लें आप, उसके यूटोपिया सोच लिया है कि दुनिया में वर्ल्ड पीस हो, दुनिया में सब अच्छा हो, हरा भरा हो, लेकिन आप एक्चुअल रियलिटी को नहीं देख रहे। आपने बस अपने जहन में एक तस्वुर बना लिया है कि हर चीज अच्छी हो, मुल्क आपस में अच्छे रहे। हम जनरली कहते पाए जाते हैं वर्ल्ड पीस होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, किसी को कुछ थिंग नहीं ऐसे एक दूसरे को करना चाहिए। इन्होंने कहा अपनी बुक में कि ये आइडियलिज्म है, ये यूटोपियनिज्म है, आपने एक यूटोपिया बना लिया है अपने लिए और आप उसको बस आप फॉलो करने की कोशिश करें। तो ये कहते हैं कि आप समझने की कोशिश करें कि जो लिबरल है या आइडियलिस्ट है, आइडियल, लेकिन आइडियलिज्म उसको डेरोगेटरी तौर पे इन्होंने एक टर्म दी, और अब ये टर्म ऑफिशियल हो चुकी है, आइडियलिज्म ही उसे हम कहते हैं, लेकिन वो है लिबरलिज्म ही। अब आइडियलिज्म क्या चीज है कि आपने अपने जहन में एक आइडियल बना लिया है। आइडियल नहीं होता कि जी ये मेरा आइडियल है, आपने अपने जहन में एक आइडियल बना लिया है कि कोई दुनिया में जंग नहीं होनी चाहिए, और आपने हर चीज जो है, हाँ आप नहीं, आप आइडियलिज्म यूज कर सकते हैं, लेकिन आइडियलिज्म को ज्यादातर यूज किया जाता है इस दौर में ही, 1919 टू 1939 के कॉन्टेक्स्ट में। आइडियलिज्म इज फ्रॉम लिबरलिज्म, वो लिबरल आइडियाज ही हैं जिनके थ्रू आइडियलिज्म इन्होंने नाम दिया था एज डेरोगेटरी। जैसे आप किसी को मजाक नहीं उड़ा रहे होते कि यार ये तो आपकी आइडियलिज्म है, ख्याली पुलाव, बिल्कुल
आइडियलिज्म क्या है कि आपने एक आइडियल बना लिया अपने जहन में कि जी एक जंग नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, सब पीस से रहने चाहिए, जैसे हम भी अक्सर ये बात करते हैं, लेकिन आप रियलिटी को नहीं देख रहे। ये यहां से वो वर्ड आता है रियलिज्म। रियलिटी को नहीं देख रहे। रियलिटी क्या चीज है? रियलिटी वो कहते हैं कि रियलिटी ये चीज है कि मुल्क सेल्फिश होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, वो जंगे करते हैं, वो एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, उनके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। ये रियलिटी है। यहां से टर्म आती है रियलिज्म। आप फॉलो करें रियलिज्म किस कॉन्टेक्स्ट में है? कि आप रियलिटी को देखें यार, आप असल हकीकत को देखें, आप ये ख्याली पुलाव ना बनाएं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में भी कहते पाए जाते हैं कि यार आप रियलिस्टिक नहीं हो, आप रियलिटी नहीं देख रहे। आपने एक बात सोच ली है कि मैंने ये करना है, लेकिन आपके गोल्स रियलिस्टिक नहीं है। तो ये वो रियलिस्टिक के एंगल से रियलिज्म है। रियलिस्टिक के एंगल से ये आप लोगों ने नहीं भूलना। ये रियलिज्म से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इस बात का क्या मतलब है। इसका मतलब है रियलिस्टिक होना। रियलिस्टिक फॉलो करें आप लोग। रियलिस्टिक, हाँ, रियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है। देखें, टर्म इन्होंने निकाली है, लेकिन वो जो थिंकिंग है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं। जो हमने चाणक्य की बात की, रियलिज्म में तो हर कोई अपना फायदा सोचेगा, एग्जैक्टली इसीलिए रियलिज्म में हर कोई अपना फायदा ही सोचता है, और यही उसकी पॉइंट है। अब आप थोड़ा सा रुके, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपको समझ आ गया कि रियलिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए, आइडियलिज्म नहीं है। रियलिज्म ये कहता है, या रियलिस्टिक थिंकिंग ये कहती है, ये चार ने कहा कि जी मुल्क होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, और वो अपने परस्यूट्स करते हैं, ठीक है। और आप अच्छा, ये एक और चीज भी ये कहते हैं, इनकी थिंकिंग ये भी थी। अब थोड़ा सा अगर आपको ये समझ आ गया है रियलिज्म का, सॉरी, अच्छा देखें, ये कहते हैं कि आप रियलिस्टिक तरीके से चीजों को देखें, और अगर आप रियलिस्टिक तरीके से चीजों को देखेंगे और रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, अब ये भी थोड़ा सा लिंक करें इसको, रियलिटी को रियलिस्टिक के साथ, कि अगर आप रियलिटी को एज इट इज समझने की कोशिश करेंगे, ना कि आप यूटोपिया पहले सोच लें और फिर चीजों को उसके हिसाब से चेंज करने की कोशिश करें। ये बहुत एक मेजर फर्क है, ये आपने समझना है। जो आइडियलिस्ट होता है वो पहले एक यूटोपिया सोच चुका है कि मुझे वर्ल्ड पीस चाहिए, और पूरी दुनिया को उसके हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कहते हैं कि आप पहले रियलिटी को स्टडी करें, अपने जहन में यूटोपिया ना बनाएं। आप बस उसे न्यूट्रली ऑब्जर्व करें, साइंटिफिकली ऑब्जर्व करें। साइंटिफिकली ऑब्जर्व कैसे करेंगे रियलिटी को? कि आप विदाउट मेकिंग एनी अजम्पशंस अबाउट इट, कि आप ये ना सोचें कि दुनिया में पीस होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। आप ये छोड़ दें कि जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप पहले ऑब्जर्व तो करें फिनोमिना को साइंटिफिकली। साइंटिफिकली क्या होता है कि आपके जहन में कोई बायस नहीं है कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। पहले आप उस चीज को देखें कि वो क्या है, व्हाट इट इज, नॉट व्हाट इट ऑट टू बी। ये बहुत बड़ा फर्क है। साइंस जो है, देखें, साइंस ये नहीं कहती कि क्या होना चाहिए। साइंस कहती है कि ये है, ग्रेविटी है, फलानी चीज है, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इस तरह देखना चाहिए कि क्या है, उसके क्या लॉज हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट, यस, नॉट बेस्ड ऑन सम आइडिया के वर्ल्ड पीस होना चाहिए। और ये कहते हैं कि अगर आप बेस्ड ऑन फैक्ट रियलिटी को स्टडी करेंगे तो मे बी हम वर्ल्ड पीस भी अचीव कर सकें, क्योंकि अब हमने रियलिटी को उसकी एक एक्चुअलिटी में देख लिया कि वो क्या है। आप फॉलो कर रहे हैं? ये बात नहीं कि ये कहते हैं कि जंगें करें, ईएचआर ये नहीं कह रहे कि आप जंगें करें, वो ये कह रहे हैं कि आप रियलिटी को रियलिटी की तरह देखें, और अगर आप उसको रियलिटी की तरह देखेंगे तो मे बी आप कॉजेज ऑफ वॉर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और कॉजेज ऑफ वॉर को फिर इरेडिकेट भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि वर्ल्ड पीस होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, तो आपकी अप्रोच बड़ी नाइव होगी, आपकी अप्रोच बहुत ही बचकाना होगी। ये बेसिकली इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, ये बिल्कुल ऑब्जर्व एज इट इज, नॉट व्हाट इट ऑट टू बी। और एज इट इज क्या चीज है?
एज इट इज वही चीज है जो पुराने से लोग कहते आ रहे हैं कि हर बंदा सेल्फिश होता है, मुल्क सेल्फिश होते हैं, पावर मैक्सिमाइज करना चाहिए, और ये वो रियलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पर ये कार ही वो टर्निंग पॉइंट है थीरी का जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे रियलिज्म और लिबरलिज्म का फ्यूजन समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये कार से ही एक्चुअल रियलिज्म शुरू होता है कि रियलिटी को देखें। यस, रियलिटी इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड नॉट। आई थिंक इन्होंने टर्म कॉइन की होगी क्योंकि इनकी बुक में मैंने पढ़ी है, और इससे पहले ये टर्म नहीं आती। आई एम श्योर, ये प्लीज डबल चेक कर लें, ही इज द वन हु कम्स अप विद दैट, विद दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इनके बुक में, जैसे मैं कोटेशन आपको एक बताता हूँ, इनकी क्या कोटेशन है, इसमें कंफ्यूजिंग हो जाएगी अगर मैंने अभी पढ़ी इस तरह। ये कहते हैं, एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं इनके, एग्जैक्ट वर्ड्स देखना बड़े जरूरी है। द कंप्लीट रियलिस्ट accepting the causal sequence of events। अच्छा चलें छोड़ें, ये मैंने आपको बताता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इनका वो हिस्सा आपको बताता हूँ। ये कहते हैं द कंप्लीट यूटोपियन बाय रिजेक्टिंग द causal sequence deprives himself of the possibility of understanding either the reality which he is seeking to change or the process by which it can be changed। ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इसमें पूरे का पूरा उनका फलसफा आ रहा है। ये कह रहे हैं द कंप्लीट यूटोपियन की जो यूटोपियन है, जो आइडियलिस्ट है, वो बाय रिजेक्टिंग द कॉजल सीक्वेंस, कि वो कॉजल रियलिटी जो है, एक चीज हो क्यों रही है उसको रिजेक्ट करके, कि एक चीज वजूद में क्यों आ रही है, उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, क्यों लोग जंगे कर रहे हैं, उसको एक्चुअली समझे बगैर और रियलिटी को समझे बगैर वो प्रोसेस भी चेंज नहीं कर पाएंगे जो वो इतना ईगरली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो वर्ल्ड पीस को एक नाइव, एक बचकाना तरीके से, कि सब हरा भरा होना चाहिए, सारे मुल्कों को अच्छे तरीके से रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस तरह से चलना चाहिए, तो ये तो इस तरह से नहीं है। आई होप ये आप लोगों को आइडिया जो है वो, और इसको कहते हैं द फर्स्ट ग्रेट डिबेट, लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म। और रियलिज्म ये डिबेट जीत जाती है, ये थ्योरेटिकल डिबेट आप समझ लें इसको, एक डिबेट कहा जाता है, और रियलिज्म ये डिबेट जीत जाती है। ठीक है, कार कहते हैं, ये नहीं कह रहे कि वो की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, वो ये कहते हैं कि अगर आप समझेंगे नहीं तो आप कर भी नहीं सकते। आप पहले अपने लिए एंड ना डिसाइड कर लें। ठीक है, आप पहले अपने लिए एंड ना डिसाइड कर लें, आप पहले उसको समझें कि भाई हो क्यों रहा है सारा कुछ, तो आपने ये जरूर समझना है। और इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उस टाइम के लिबरलिज्म की। अगर आप इनकी बुक पढ़ें आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत खराब ना पढ़ें, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं होगा, मैंने उसमें से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ा था। और नहीं, लिबरलिज्म तो हमेशा से है, रियलिज्म इनकी टर्म है, और आइडियलिज्म और यूटोपियनिज्म जो है, इन्होंने एक डेरोगेटरी तौर पे जो है वो टर्म दी। यूटोपियनिज्म का यही सोल्यूशन है ना कि रियलिटी को आप समझें, रियलिटी को आप समझेंगे तो मे बी आप उसको कुछ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आपने इसको बस इतना ही समझना है, ईएचकार की ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था उस टाइम पे आइडियलिज्म को। और इनकी थीरीज ट्रू भी प्रूव हुई। कैसे? कि जब आइडियलिज्म फेल्ड टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर टू, आइडियलिज्म फेल्स टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर टू, लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाती है, ये सारी की सारी आइडियल थिंकिंग फेल हो जाती है, जर्मनी की रिसर्जेंस होती है, और वर्ल्ड वॉर टू हो जाती है। तो अगर इतनी अच्छी थिंकिंग थी, वर्ल्ड वॉर टू क्यों प्रिवेंट नहीं की इन्होंने, क्यों इन्होंने अच्छी अच्छी बातें करके, आइडियल सी बातें करके, क्यों वर्ल्ड वॉर टू जो है वो खत्म नहीं की जा सकी, रिप्लेस की नहीं जा सकी। तो इनकी थीरीज जो है 20 ईयर्स क्राइसिस में, जो ये लिबरलिज्म की धज्जियां उड़ाते हैं आइडियलिज्म की, एंड बिफोर यू रिएक्ट, एग्जैक्टली वो ये कह रहे हैं आप पहले अंडरस्टैंड करें रियलिटी को, आप उस चीज को समझें, एक चीज। और दूसरी चीज कि आप एक्चुअल रियल बिहेवियर देखें। अब अगले जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो हैं हैंस जे मॉर्गनथाउ, और बहुत जबरदस्त किस्म के थ्योरिस्ट हैं, रियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं, और इंतहाई मतलब इन्होंने जबरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट दिए हैं, और जरूर इनको आपने ध्यान से समझना है। वर्ल्ड वॉर टू हो जाती है, रियलिज्म, सॉरी, आइडियलिज्म फेल हो चुकी है इस टाइम तक, उनकी थीरीज जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद आई थी वो अब नहीं चल रही।
वर्ल्ड वॉर टू ने प्रूव कर दिया है कि आइडियलिज्म फेल है, लिबरलिज्म या आइडियलिज्म वो फेल है और ये कोई मॉडल नहीं है, ठीक है। ये आपने अभी इस तरह से सोचना है। फिर इनकी बुक आती है 1948, ये एक मास्टरपीस है इंटरनेशनल रिलेशंस का, बहुत जबरदस्त है। और इसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। दिस इज आल्सो नोन एज द बाइबल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप में से किसी को बहुत इंटरेस्ट हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस का, और आप में से किसी ने जब जो फॉरेन सर्विस में जाएंगे, आपने ये बुक 110% पढ़नी ही पढ़नी है। कुछ आपको और समझना है, आपने ये बुक जरूर पढ़ लेनी है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस की ये जो है बिल्कुल आपको क्लियरली समझाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है और क्यों वजूद में आती है और क्या चक्कर है। और आप ये देखें, ये एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। और अब इनका पर्सपेक्टिव मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इनका पर्सपेक्टिव ये है, ये कहते हैं कि बड़ी फेमस कोटेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। ये आगे बाकायदा ईएचआर तो क्रिटिसिज्म ज्यादा कर रहे हैं लिबरलिज्म पे, लेकिन अपनी थ्योरी उस तरह से कम दे रहे हैं। ये जो है प्रॉपर थ्योरी देंगे रियलिज्म की, और इनकी जो थ्योरी है रियलिज्म की अब आ रही है। देखिए पहले पहले जितने वो थे, कौतलिया, अर्थशास्त्र थी, थ्यूसिडाइड, वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, पर एक ओवर आर्चिंग कोई चीज, वो पर्सपेक्टिव रियलिस्ट ही है बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस एंड पावर। लेकिन वो उनमें से कोई भी इस चीज को फॉर्मलाइज नहीं उस तरह से कर पा रहा, टिट बिट्स में है। थॉमस हॉब्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी टिटबिट्स में हैं। वो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, वो आइडियाज हमने ले तो लिए हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से जो प्रॉपर बुक आती है ना, सही किस्म की, जो मैं कह सकता हूँ वो यही है, जो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है। और ये तो बिल्कुल स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। और ये जो एक डेफिनेशन है, ये रियलिज्म को कंप्लीटली इनकैप्सुलेट कर लेती है कि देखें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जैसे हम अपने मुकामी पॉलिटिक्स को देखते हैं, हर बंदा पावर लेने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा जो है मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जस्ट लाइक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, और हर चीज यहां से ही स्टार्ट होती है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हिम, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने ये कोटेशन कोट लेनी है और उसको बिल्कुल नहीं आपने भूलना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। कि ये बातें हैं सारी, मोरालिटी, दुनिया ठीक हो जाएगी, फलाना कर देंगे, हम ये अच्छा करना चाहते हैं, हम फलाना करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी फैलाना चाहते हैं, हम ह्यूमन राइट्स फैलाना चाहते हैं, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट बातें। एक्चुअली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज जस्ट अबाउट पावर और बस। ये आपने प्रिंसिपल याद रखना है, और यही रियलिज्म का प्रिंसिपल है। और जो मुल्क चला रहे होते हैं, मैं बुक आपको भेज दूंगा, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत प्लीज इसको पढ़ लें, एक दो पेजेस शुरू के, थोड़ा सा आपको फील मिल जाएगी इनकी कि ये क्या चीज है। तो ये कहते हैं कि जितनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम देखते हैं मुल्कों की आपस में, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये कहना कि इस चीज के लिए होता है, फलानी चीज के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पावर की एक जंग है, हर मुल्क मैक्सिमाइज करना चाह रहा है अपनी पावर, और हर मुल्क जो है वो अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक जो है बड़ा ही डोमिनेंट पर्सपेक्टिव आता है। यस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। और ये समझ लें कि पूरी इनकी बुक का एसेंस इस एक कोटेशन में आ जाता है। और प्लीज अपने पेपर में भी इसको कोट कीजिएगा, अपने सवाल के शुरू में या अपने रियलिज्म के उसमें, कि रियलिज्म का जो पर्सपेक्टिव है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे वो सारे आइडियाज, जिस तरह थॉमस हॉब्स, कौटिल्य, इन सब के थ्यूसिडाइड्स करते कराते वो अब आके इनकी बुक में इनकैप्सुलेट होंगे, प्रॉपर थ्योरी आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 1948 में आती है, रियलिस्ट मास्टरपीस है। और इसमें फिर ये आगे सारी बातें भी करेंगे, हम वो देखेंगे कि कैसे जो है पावर पॉलिटिक्स है, पावर की क्या मतलब होता है, क्या किस तरह होता है, वो हम बाद में देखेंगे। और बस इनके नजर में पावर ही सारा कुछ है। फिर इनके अलावा दूसरी भी अप्रोचेस इस 20th सेंचुरी में आती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, दूसरे ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स भी आते हैं। और मेजर जो पर्सपेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल में रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है वो लिबरल पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद नियो लिबरलिज्म, नियो
रियलिज्म वो बाद में हम देखेंगे, वो बाद में आए। और फिर जो दूसरे हैं वो सेकेंडरी हैं, वो इतने डोमिनेंट नहीं है ना, उनकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, टू बी ऑनेस्ट। ये बाकी जितने वर्ल्ड व्यूज हैं या जितनी थीरीज हैं, उनकी एक्चुअलिटी में उनको कोई ना यूज करता है, ना उनके बारे में कोई ज्यादा सोचता है। ये थ्योरिस्ट यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और इस किस्म की चीजें बना लेते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल में मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, सोचने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी उनकी कोई उस तरह से नहीं है। लेकिन सोचने के लिए डेफिनेटली, और आईआर एज अ सब्जेक्ट आपने उसको देखना है। पर एज अ प्रैक्टिशनर अगर आप फॉरेन पॉलिसी में जाते हैं या आप कहीं उसमें जाते हैं, तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है, और पेपर के लिए तो बहुत ही जरूरी है। नए क्या आए 20वीं सेंचुरी में? लेनिन है। लेनिन मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन लाए रशिया में, और इन्होंने जो मार्क्स की थीरीज थी उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रांसपोर्ट किया। कैसे? कार्ल मार्क्स की थीरी थी कि पूरी दुनिया में हर चीज इकोनॉमिक्स पे बेस करती है। एक होती है डोमिनेंट क्लास, और एक होती है सप्रेस्ड क्लास जो काम करी होती है, जो कि लेबर है या प्रोलेटेरिएट है। और जो डोमिनेंट क्लास है उसको मार्क्स कहते हैं बुर्जुआजी। उनके वो कैपिटलिस्ट हैं, वो सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं और वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि, कार्ल मार्क्स की भी एक कोटेशन है, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे नहीं याद, लेकिन वो ये है कि जो पूरी हिस्ट्री है सिविलाइजेशन की, इट हैज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस। दो क्लासेस हमेशा से वो कहते हैं एग्जिस्ट करती हैं ये हिस्ट्री में, और उनके आपस में जंग होती है, क्लास स्ट्रगल है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, इस किस्म की उनकी कोटेशन है कि दो क्लासेस हमेशा से एग्जिस्ट करती रही हैं, एक डोमिनेंट होती है और एक जो होती है वो सप्रेस्ड होती है। उन्होंने बात की थी कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, लेनिन उसको ले जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। कैसे? ये कहेंगे कि जी कुछ मुल्क होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और कुछ मुल्क होते हैं जो सप्रेस्ड होते हैं, और जो डोमिनेंट मुल्क हैं वो सप्रेस्ड मुल्कों को कंट्रोल करते हैं, उनके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनकी थ्योरी भी बड़ी रेलेवेंट है। इनकी थ्योरी को इस तरह डिस्क्रेडिट कीजिएगा, क्योंकि देखें जितनी कॉलोनियलिज्म है पूरी दुनिया में वजूद में आई, एज ऑफ एम्पायर्स है जो कि हमने देखी 19वीं सेंचुरी में, वो इनकी थ्योरी उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है कि जब ब्रिटेन पाकिस्तान इंडिया में था, यहाँ से क्या कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता था। आपने बंगाल फेमाइन 1943 में, वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ, मिलियंस ऑफ लोग बंगाल में मर गए, लेकिन जो अनाज था, व्हीट थी, वो ब्रिटेन ने अपने सोल्जर्स को भेज दी। तो इस किस्म की ब्रूटल किस्म की चीजें यहाँ भी हुई हैं। फिर यहाँ की जिस तरह रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता था पाकिस्तान इंडिया में, और यहाँ की चीजें जो एक्सप्लॉइट की जाती थी, तो ये एक उसका पूरा वर्ल्ड व्यू है जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस जो लेनिन ने बिल्ड किया है, थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म के थ्रू लेनिन ने किया है। और ये उसको इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं कि जो कुछ मुल्क हैं जो डोमिनेंट हैं, वो कैपिटलिस्ट मुल्क हैं, दूसरे मुल्क हैं जो बेचारे सप्रेस्ड मुल्क हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं। अब पहले ये कॉलोनियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में थी, अब नियो कॉलोनियलिज्म का एक कॉन्टेक्स्ट है। कैसे? कि जी ये मैकडोनल्ड्स हैं, ये इन्होंने तो नहीं दी, ये बेचारे तो तब नहीं थे, लेकिन जो मॉडर्न मार्क्सिस्ट थ्योरीज हैं या नियो मार्क्सिस्ट थ्योरीज हैं वो हम बाद में देखेंगे। डिपेंडेंट लेनिन की थ्योरी का नाम है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म को इसको कहते हैं, थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म है। इनकी बुक का नाम भी इंपीरियलिज्म ही है। और ये जो है वो कहते हैं कि जी ये मुल्क दूसरे मुल्कों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये एक आइडिया आ जाएगा, ये 20वीं सेंचुरी में आता है। फिर एक और आइडिया आता है, उस टाइम पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आ चुका होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या चीज है? साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये है कि बिहेवियरिज्म की एक मूवमेंट आती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो जब हम उसको पढ़ेंगे भी तो डिटेल में देख लेंगे। लेकिन एक और अप्रोच आती है इंटरनेशनलिज्म को। बेसिकली हुआ क्या कि अभी तक हिस्ट्री में सोशल साइंसेज को किया जाता था थ्योरेटिकली, किसी ने किताब लिख दी, किसी ने कुछ भी जो उसको बेहतर लगा वो लिख दी, फिलोसफी की तरह, ठीक है। कॉलोनियलिज्म देखिए क्या, कॉलोनियलिज्म को हमने वैसे भी पढ़ना है। कॉलोनियलिज्म क्या चीज है कि एक मुल्क ने दूसरे को कंट्रोल कर लिया है, कब्जा कर लिया, उसको कॉलोनी बना लिया, और कॉलोनी बना के अब उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो हम बाद में वो हिस्ट्री और उन चीजों में देखेंगे। अच्छा, फिर जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया 20वीं सेंचुरी में, उसमें एक दो और पर्सपेक्टिव्स हैं या थीरीज हैं आईआर की। बिहेवियरिज्म क्या चीज है वो हम देखेंगे बाद में। बिहेवियरिज्म ये है कि सोशल साइंसेस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन का क्रॉस है।
जी देखें सोशल साइंसेज या हिस्ट्री खुद लिखने से बेहतर है कि जी आप अपना ऊपर वर्डव्यू लेना, आप उसे साइंटिफिकली स्टडी करें, आप लोगों को साइंटिफिकली स्टडी करें। तो मैस स्टडी ऑफ पीपल का बिहेवियर, तो स्टडी ऑफ पीपल ऑन अ लार्ज स्केल इज द साइंटिफिक अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। जी देखिए अगर फर्स्ट करें वोटर बिहेवियर है कि लोग कैसे वोट करते हैं थ्रू स्टेटिस्टिक्स या दूसरे जो मेथड्स हैं साइंटिफिक, तो ये कहते हैं एम्पिरिकल डाटा को देखना चाहिए। एम्पिरिकल डाटा क्या होता है, जिसको मेजर कर सकें, फैक्ट बेस्ड हो। तो साइंटिफिक अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में ये अप्रोच है, पॉलिटिकल साइंस से ये जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में चली गई। तो ये एक है, ये इतनी कोई इफेक्टिव नहीं थी, कुछ अरसा तो ये रही है, डोमिनेंट भी रही है। और इसमें ये सेकंड ग्रेट डिबेट आती है, ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरिज्म, ठीक है। फिर न्यू रियलिज्म एक कॉन्टेक्स्ट आता है, वो हम बाद में देखेंगे। ये रियलिज्म की एक रीपैकेजिंग है। और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें एक बुक आती है केनेथ वॉल्ट्ज की, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आती है न्यू लिबरलिज्म, ये भी बाद में आई। लिबरलिज्म को एक नए तरीके से पैकेज किया जाता है, ठीक है। फिर जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आ जाते हैं 20वीं सेंचुरी में, कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट आ जाते हैं। तो ये आपने बता देना कि आईआर एज अ सब्जेक्ट इस तरह इवॉल्व हुआ। इनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, एक एक थ्योरी को भी हम नहीं देख सकते क्योंकि उनको हमने अलग से भी पढ़ना है। बस आपने आईआर की एवोल्यूशन देखना है। मकसद इस सारी चीज का बताने का ये था कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, कैसे इनका आपस में लिंक है। रियलिज्म सबसे पहले आया, फिर जो है वो दूसरे पर्सपेक्टिव्स इसमें आए हैं, ठीक है। और इस तरह से डेवलप होते गए। तो अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ आईआर एज अ सब्जेक्ट, तो आपने ये जो है सारा बता देना है।